वेरी गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे वेरियस टेक्निक ऑफ सीपीएम, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के जो लास्ट टेक्निक डिस्कस की थी वो थी फ्लोट। जो चार टाइप्स के अलग अलग फ्लोट है: टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफियरिंग फ्लोट। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था। और लास्ट लेक्चर्स की हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारा नई टेक्निक जो है वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है। सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने से कोई भी प्रोजेक्ट का हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड साथ में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के साथ साथ टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी जब भी हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें दो तरह की कॉस्ट लगती है: डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है कि जो हमें पता है कि ये फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है उसको ही हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है। तो इस तरह की जो कॉस्ट है उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो वो आप चाहे प्रोजेक्ट 100 डे में पूरा करो या तो 150 डेज लगे, तो वो कॉस्ट तो वही लगने वाले। इन केस वो मार्केट रेट में वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से चेंजेस होता है। उसके बाद जो दूसरी कॉस्ट है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है, जिसमें जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है इंजीनियर को, जो साइट इंजीनियर है उसको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है, ऑफिस का रेंट आता है, देन जो टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सब आता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और वो जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा तो वो कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो अभी अगर हम प्रोजेक्ट वो कम डे में कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है वो रिड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम अ, कम दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट कॉस्टिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि जो चाहिए वो हमें डिटेल्स चाहिए। तो ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। कॉस्ट लॉ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका इक्वेशंस भी लास्ट लेक्चर्स में समझाया था। एंड जो क्रशिंग की कंडीशन है, जब भी हम एक्टिविटी क्रश करेंगे तो ये तीन जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अब आज हम डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो इसका जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का एग्जाम्पल है वही देखते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दी गई है। ये जो ब्लू कलर का ये रेड यहाँ से ये जो पार्ट है वो आपको नहीं दिया गया है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हमें एग्जाम्पल में दिया गया है वो देखते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल दिया है: फाइंड आउट ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ड्यूरेशन फॉर गिवन प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए हमें ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ड्यूरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। और दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है: इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ₹3000 पर वीक। एक वीक में आपको 3000 रुपीज की इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है। आई होप कि अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं वो आपको पता होगा। उसके अलावा यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट, क्रशिंग ड्यूरेशन एंड क्रशिंग कॉस्ट, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये कॉस्ट ऑफ दिया गया नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना रहता है, लेकिन फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पे टेबल में इंसर्ट कर दिया है। तो अभी क्या दिया गया है? तो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1 2 1 3 1 2 3 2 4 एंड 3 4। तो मतलब यहाँ पे 5 एक्टिविटीज आपको दी गई है। और सिंपली है, यहाँ पे एक्टिविटी प्रीसीडिंग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 2 1 से 3 इस तरीके से आपको सिर्फ कनेक्ट ही करना है, तो डायरेक्टली आपका नेटवर्क जो है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है ड्यूरेशन, विच इज द नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है। जो ड्यूरेशन है यहाँ पे वो वीक में आपको सब ड्यूरेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 2 है तो उसका ड्यूरेशन है वो है 6 वीक। एक्टिविटी 1 3 का जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक है। एक्टिविटी 2 3 का जो ड्यूरेशन है वो 4 वीक है, ठीक है। तो हर एक का इस तरीके से ड्यूरेशन दिया है। और पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर हमें कंप्लीट करनी है नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर तो हमें 7000 रुपीज कॉस्टिंग लगेगी फॉर एक्टिविटी 1 2 के लिए, 1 3 के लिए 4000, 2 3 के लिए 6000। तो हर एक एक्टिविटी के लिए हमारी नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद दूसरा ड्यूरेशन है वो है क्रश ड्यूरेशन। तो एक्टिविटी 1 2 के लिए क्रश ड्यूरेशन जो दिया है वो है 3 वीक।
अभी इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक्टिविटी 1 2 है तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 6 वीक है एंड क्रश ड्यूरेशन है वो है 3 वीक। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है आप उसको अब ज्यादातर ज्यादा आप 3 वीक तक ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी उसको 3 वीक तो चाहिए ही कंप्लीट करने के लिए, उससे ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक ठीक है। जैसे एक्टिविटी 1 3 है तो नॉर्मल ड्यूरेशन 8 वीक है, तो उसको मिनिमम 5 वीक तो चाहिए, उस 5 वीक से ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो भी 3 वीक का है, 3 वीक तक हम एक्टिविटी 1 3 को क्रश कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 3 है उसको भी 4 वीक है, तो एटलीस्ट उसको 1 वीक तो चाहिए, उससे कम समय में नहीं हो सकती। सो उसको भी हम ज्यादातर ज्यादा हम 3 वीक का क्रशिंग कर सकते हैं। तो ये उसका हो गया क्रशिंग ड्यूरेशन। मतलब हम जितना भी रिसोर्सेस यूज कर लें फिर भी ये जो एक्टिविटी है उसको 3 वीक चाहिए, इसको 5 वीक, और ये जो एक्टिविटी उसको 1 वीक, ये एक्टिविटी को 3 एंड लास्ट एक्टिविटी को भी एटलीस्ट 3 वीक उसको चाहिए ही। उससे कम समय में ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। तो ये उसका लिमिट्स हमें मिल गया। देन अगर हम ये जो एक्टिविटी है क्रश ड्यूरेशन के साथ करते हैं तो उसकी क्रशिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो वो हमें यहाँ पे दी गई है कि क्रशिंग कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज द 14,500। तो जो नॉर्मल कॉस्ट थी वो 7,000 थी, लेकिन अगर हम क्रश कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़कर 14,500 हो जाएगी। सेकंड जो एक्टिविटी उसकी 4 की जगह 8,500, जो जो सेकंड के बाद तीसरी जो 6,000 की जगह 9,000। तो इस तरीके से आपको उसकी क्रशिंग कॉस्ट जो है वो दी गई है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको डेटा में दिया गया है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट लॉग। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल में कॉस्ट लॉग फाइंड आउट करके रखा है। तो कॉस्ट लॉग फाइंड बाय इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है कॉस्ट लॉग का हमने आगे थियरी में भी देखा, वही इक्वेशन से हम यहाँ पे कॉस्ट लॉग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसका इक्वेशन है सी सी माइनस सी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस टी सी। दैट मीन्स के क्रशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रशिंग ड्यूरेशन। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट लॉग का इक्वेशन। ठीक है। अभी ये इक्वेशन से हम हमारा पर्टिकुलर जो हर एक एक्टिविटीज है, ठीक है, उसका हम कॉस्ट लॉग जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है 1 2, ठीक है, सो 1 2 का कॉस्ट लॉग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर जस्ट 1 मिनट, एक बार तो ये उसका इक्वेशन है। तो हम कॉस्ट लॉग फर्स्ट निकालेंगे फॉर एक्टिविटी 1 2 का कॉस्ट लॉग इज इक्वल टू, इक्वेशन है सी सी माइनस सी एन, मतलब के क्रशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। तो हमारी जो क्रशिंग कॉस्ट है वो है 14,500, ओके, माइनस नॉर्मल कॉस्ट। तो हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट है जो हमें यहाँ पे दी गई है वो है 7,000, हो गया 7,000 डिवाइड बाय, ये क्रशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट होगी डिवाइड बाय नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रशिंग ड्यूरेशन। जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो है 6 डे 6 वीक सॉरी, एंड जो क्रशिंग ड्यूरेशन है विच इज द 3 वीक। तो अभी हम इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 14,500 माइनस 7,000, तो मतलब ये हो गया 7,500 डिवाइड बाय 6 - 3 विच इज 3। तो 7,500 डिवाइड बाय 3, तो हमें पर्टिकुलर इसका कॉस्ट लॉग जो है वो मिलेगा 2,500। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1 2 का जो कॉस्ट लॉग है वो है 2,500। अब सिंपल है, हर एक का आपको फाइंड आउट करना है तो हर बार इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। तो कैसे उसका इक्वेशन है, ये सी सी माइनस सी एन डिवाइड बाय that is the normal time which is Tn माइनस क्रशिंग टाइम विच इज द टीसी। ठीक है। सो ये कॉलम में से हम ये कॉलम को बात करेंगे डिवाइड बाय ये जो कॉलम है उसको इससे हम बात करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जैसे हमारा दूसरी एक्टिविटी 1 3 है, सो 8,500 माइनस 4,000, सो विच इज द 4,500 डिवाइड बाय 8 माइनस 5 विच इज अगेन 3। ठीक है। सो 4,500 डिवाइड बाय 3 विच इज द 1,500। तो हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट लॉग है वो हमें मिल गया 1,500।
सेम 9000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 विच इज द 3 अगेन 3000 डिवाइड बाय 1 सॉरी 3000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1000 तो हमें एक्टिविटी 2 3 का जो कोर्स लॉग है वो हमें मिल गया 1000 उसी तरीके से 15,000 minus 8,000 which is the 7,000 and 5 minus 3 which is the 2 so 7,000 divided by 2 is the 3,500 okay and last activity is the 11,000 minus 5,000 which is the 6,000 6,000 divided by 5 minus 3 which is the 2 so 6,000 divided by 2 is the 3,000 तो इस तरीके से हमें हर एक एक्टिविटी का कोर्स लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है और इसी तरीके से हमने यहाँ पे कोर्स लॉग जो है इंडिविजुअल एक्टिविटी के सामने ही लिख दिया है और कोर्स लॉग ये इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं जो हमने आगे थियोरेटिकल पार्ट्स में भी देखा था ठीक है सो यहाँ तक हो गया कंप्लीट अब सिंपली ये जो एक्टिविटी दिया है अभी फिर से फर्स्ट स्टेप्स जो आएगा वो हमारे जो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए नेटवर्क के फ्लोट के उसमें जो स्टेप्स आए थे वही स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे देन क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन करेंगे ठीक है फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम आगे का जो है वो देखेंगे तो पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके बेस पे से हमने पहले कॉस्ट लॉग तो निकाल लिए अब हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे एंड नॉर्मल जो हमारा नेटवर्क है विदाउट क्रसिंग वो नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ कौन सा है एंड क्रिटिकल पाथ के बाद जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या है तो पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है सिंपल ही कुछ नहीं करना है हमें इस तरीके से नेटवर्क ही ड्रॉ करना है कि फर्स्ट हमारे इनिशियल इवेंट है नंबर 1 सो 1 से हमारी हो जाएगी नंबर 2 इस तरीके आपको सिर्फ कनेक्ट ही करना है अच्छी तरह से 1 से 3 तो यहाँ पे प्रीसीडिंग नहीं दिया है इस तरीके से आपको डेटा दिया है देन 2 से 3 तो ये 2 से 3 इस तरीके से आएगा देन 2 से 4 तो 2 से 4 2 to 4 एंड लास्ट वन इज द 3 to 4 तो इस तरीके से आपका सिंपली नेटवर्क बनेगा तो ठीक है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट हमारी इवेंट हो गई 1 ठीक है फर्स्ट जो एक्टिविटी 1 2 है उसको नेम दे दिया ए एंड उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 6 एंड क्रसिंग ड्यूरेशन है वो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया देन नेक्स्ट एक्टिविटी 1 2 3 देन 2 2 3 देन 3 2 2 4 एंड 3 2 4 तो इस तरीके से देखो सब इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पे लिख दी है ठीक है एक्टिविटी का नाम नहीं दिया लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसको हम ए बोलते हैं 1 2 2 तो 1 2 3 को हम बी बोलते हैं 2 2 3 से सी 2 2 4 इज द डी एंड 3 2 4 इज द ई एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन आप दो ड्यूरेशन देख रहे हो जो उसमें फर्स्ट ड्यूरेशन है 6 वीक वो हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन हो गया एंड ये हमारा हो गया क्रसिंग ड्यूरेशन ताकि आपको भी पता चले कि ये जो एक्टिविटी बी है 1 2 3 उसका नॉर्मल ड्यूरेशन 3 है लेकिन हम उसको ज्यादातर ज्यादा 5 वीक हो तब तक ही क्रश कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसलिए सब जगह पे दो दो ड्यूरेशन लिखा है ठीक है तो इतना हो गया अभी सिंपली हम नेटवर्क सोल्व कर देते हैं तो फर्स्ट 0 आ गया यहाँ पे 0 प्लस अभी तो 0 प्लस 6 तो यहाँ पे हो गया 6 देन फॉर इवेंट नंबर 3 में दो इनकमिंग एरोज हैं सो 0 प्लस 8 8 एंड 6 प्लस 4 10 सो मैक्सिमम वैल्यू इज द 10 ओके एंड अगेन सेम ईयर इवेंट नंबर 4 में भी दो इनकमिंग एरो है सो फर्स्ट वन इज द 6 प्लस 5 11 and 10 plus 5 15 so maximum value is the 50 now reverse procedure 15 तो यहाँ पे 15 लिख दिया 15 minus 5 which is the 10 then reverse 10 minus 4 which is the 6 and 15 minus 5 which is the 10 so minimum value is the 6 and again 10 minus 8 2 and 6 minus 6 0 so minimum value is the 0 ठीक है तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क सोल्व हो गया तो हमें सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि भाई टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो 15 हमारा है एंड क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा तो कौन से पाथ में से 15 हो रहा है सो 1 2 2 2 3 3 2 4 सो दिस पाथ इज आवर क्रिटिकल पाथ ठीक है एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द 15 वीक तो ये हमारा नॉर्मली हो गया जो हम अभी तक जो प्रैक्टिस करते हैं वो
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें वन बाय वन अपडेटिंग, सॉरी, वन बाय वन हमें पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसके अंदर हम क्रशिंग करेंगे। तो एक साथ में सब क्रशिंग नहीं करेंगे, वन या तो एक या तो 2 वीक, ज्यादातर ज्यादा 2 वीक का हम क्रशिंग करते हैं। तो अभी क्रशिंग किसको करेंगे, तो उसके लिए क्रशिंग के जो 3 रूल्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है, जिसमें फर्स्ट है क्रश द एक्टिविटी विच इज ऑन द क्रिटिकल पाथ। देन क्रिटिकल पाथ में से कौन सी एक्टिविटी, तो जिसका स्लोप मिनिमम है वो। एंड तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्रिटिकल पाथ है वो नॉन क्रिटिकल ना हो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो अभी आने वाला एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।